वेलकम बैक व्यूअर्स। आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत भारत में शिक्षा का विकास शुरू करते हैं आज के वीडियो को। कंपनी शासन के अंतर्गत शैक्षिक विकास। कंपनी शासन के अंतर्गत शैक्षिक विकास प्रारंभिक 60 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक विशुद्ध व्यापारिक कंपनी थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसके 60 वर्षों तक उसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था और कोई कार्य नहीं था। इसके अलावा उसका उद्देश्य व्यापार करके केवल अधिक से अधिक लाभ कमाना था तथा देश में शिक्षा को प्रोत्साहित करने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। कि जो उसका पूरा उद्देश्य था मुख्य, वह धन कमाना था और लाभ अर्जित करना था। इन वर्षों में शिक्षा के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु जो भी प्रयास किए गए वे व्यक्तिगत स्तर पर ही किए गए। इन वर्षों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो भी प्रयास किए गए वो व्यक्तिगत स्तर पर ही किए गए। इन प्रयासों के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नानुसार हैं। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। इसका उद्देश्य मुस्लिम कानूनों तथा इससे संबंधित अन्य विषयों की शिक्षा देना था। 1791 में बनारस में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था। वर्ष 1800 में लॉर्ड बेलेली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड बेलेली ने इस कॉलेज में अधिकारियों को विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा भारतीय रीति रिवाजों की शिक्षा भी दी जाती थी। किंतु 1802 में डायरेक्टरों के आदेश पर यह कॉलेज बंद कर दिया गया। कलकत्ता मदरसा एवं संस्कृत कॉलेज में शिक्षा पद्धति का ढांचा इस प्रकार तैयार किया गया था कि कंपनी को ऐसे शिक्षित भारतीय नियमित तौर पर उपलब्ध कराए जा सकें जो शास्त्रीय और स्थानीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता हों तथा कंपनी के कानूनी प्रशासन में उसे मदद कर सके। यहां पर उनका निजी स्वार्थ छिपा हुआ था। न्याय विभाग में अरबी, फारसी और संस्कृत ज्ञाताओं की आवश्यकता थी। न्याय विभाग में अरबी, फारसी और संस्कृत के ज्ञाताओं की आवश्यकता थी। ताकि वे लोग न्यायालय में अंग्रेज न्यायाधीशों के साथ परामर्शदाता के रूप में बैठ सकें तथा मुस्लिम एवं हिंदू कानूनों की व्याख्या कर सकें। भारतीय रियासतों के साथ पत्र व्यवहार के लिए भी कंपनी को इन भाषाओं के विद्वानों की आवश्यकता थी। जो पत्र व्यवहार करना था भारतीय रियासतों से, इसके लिए भी उन्हें भारतीय जो भाषाएं थी उनके विद्वानों की आवश्यकता थी। इसी समय प्रबुद्ध भारतीयों एवं मिशनरियों ने सरकार पर आधुनिक धर्मनिरपेक्ष एवं पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए दबाव डालना आरंभ कर दिया, क्योंकि प्रबुद्ध भारतीयों ने निष्कर्ष निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से ही देश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दुर्बलता को दूर किया जा सकता है। जो भारत के बुद्धिजीवी थे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के द्वारा ही देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दुर्बलता को दूर किया जा सकता है। मिशनरियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार से भारतीयों की उनके परंपरागत धर्म में आस्था समाप्त हो जाएगी और वे ईसाई धर्म ग्रहण कर लेंगे। श्रीरामपुर
के मिशनरी इस क्षेत्र में बहुत उत्साहित थे। 1813 के चार्टर्ड एक्ट से प्रशंसनीय शुरुआत। इस चार्टर एक्ट में भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रारंभ एवं उन्नत करने जैसे उद्देश्यों को रखा गया था। इस उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। ये जो उद्देश्य रखे गए थे, इसके लिए 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, किंतु इस राशि को व्यय करने के प्रश्न पर विवाद हो जाने के कारण 1823 तक यह राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। इस बीच कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने व्यक्तिगत स्तर पर अपने प्रयास जारी रखे तथा शिक्षा के विकास एवं शिक्षा संस्थानों की स्थापना के लिए भारी अनुदान दिया। जो भारतीय प्रबुद्ध थे, उन्होंने इसको जारी रखने के लिए प्रयास किया और अनुदान भी दिया। इसमें थे राजा राममोहन राय का नाम अग्रगण्य है। उन्होंने 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए भारी अनुदान दिया। शिक्षित बंगालियों द्वारा स्थापित इस कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। जो शिक्षित बंगाली थे, उनके द्वारा स्थापित इस कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती थी तथा पाश्चात्य विज्ञान और मानविकी ह्यूमैनिटीज पढ़ाई जाती थी। सरकार ने कलकत्ता, आगरा और बनारस में 3 संस्कृत कॉलेज स्थापित किए। इसके अतिरिक्त यूरोपीय वैज्ञानिक पुस्तकों का प्राच्य भाषाओं में अनुवाद करने के लिए भी अनुदान दिया गया। आंग्ल प्राच्य विवाद। लोक शिक्षा की सामान्य समिति में 2 दल थे। एक दल प्राच्य शिक्षा का समर्थक था और दूसरा आंग्ल शिक्षा समर्थक। प्राच्य शिक्षा समर्थकों का तर्क था कि जहां रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां इसके स्थान पर परंपरागत भारतीय भाषाओं एवं साहित्य को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर आंग्ल शिक्षा समर्थकों में शिक्षा के माध्यम को लेकर विवाद हो गया तथा वे 2 धड़ों में विभक्त हो गए। एक धड़ा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाए रखने पर जोर दे रहा था, तो दूसरा धड़ा शिक्षा का माध्यम भारतीय देसी भाषाओं को बनाए जाने का पक्षधर था। कि एक तो कह रहा था कि अंग्रेजी मीडियम होना चाहिए और दूसरा कह रहा था जो इंडियन लैंग्वेज है वो मीडियम होना चाहिए। आंग्ल एवं प्राच्य शिक्षा समर्थकों के मध्य इस विवाद से शिक्षा के प्रोत्साहन का मुद्दा अप्रभावी हो गया। ये जो टकराव पैदा हुआ, इससे क्या हुआ, यह मुद्दा अप्रभावी हो गया तथा इसके कई दुष्परिणाम निकले। लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र 1835। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य लॉर्ड मैकाले ने आंग्ल दल का समर्थन किया। 2 फरवरी 1835 को अपने महत्वपूर्ण स्मरण पत्र में उसने लिखा कि सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। अर्थात लॉर्ड मैकाले ने जो रिकमेंडेशन दिया वह अंग्रेजी भाषा का ही दिया। मैकाले ने कहा, भारतीय साहित्य का स्तर यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यंत निम्न है। उसने भारतीय शिक्षा पद्धति एवं साहित्य की आलोचना करते हुए अंग्रेजी भाषा का पूर्ण समर्थन किया। मैकाले के इन सुझावों के पश्चात सरकार ने शीघ्र ही स्कूलों एवं कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया
तथा बड़े पैमाने पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। इस प्रकार सरकार जनसाधारण की शिक्षा को उपेक्षित करने लगी। सरकार की योजना समाज के उच्च एवं मध्य वर्ग के एक तबके को शिक्षित कर एक ऐसी श्रेणी बनाने की थी जो रक्त एवं रंग से भारतीय हो, परंतु अपने विचार, नैतिक मापदंड, प्रज्ञा एवं प्रवृत्ति से अंग्रेज हो। कि हो तो भारतीय लेकिन जो उनके विचार हैं, मापदंड हैं, नैतिक, वह अंग्रेज हों। यह श्रेणी ऐसी हो कि यह सरकार तथा जनसाधारण के बीच दुभाषीय की भूमिका निभा सके, इससे अंग्रेजों को फायदा हो। इस प्रकार पाश्चात्य विज्ञान तथा साहित्य का ज्ञान जनसाधारण तक पहुंच जाएगा। इस सिद्धांत को अधोगामी विप्रवेशन सिद्धांत के नाम से जाना गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।